महमूद। तुगलक डायनेस्टी के बारे में हमने जाना कि भाई थर्ड फैमिली है जो दिल्ली सल्तनत में है। और तुगलक डायनेस्टी के बारे में हमने एक चीज और जानी कि भाई इसके फाउंडर जो हैं गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद एक फेमस लीडर मोहम्मद बिन तुगलक, जो काफी सारी स्कीम लॉन्च करेंगे, लॉजिकल रहेंगे लेकिन फेल एक तरीके से रहेंगे। और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक, जिसकी माँ हिंदू, तो सारी चीजें ऐसी करेगा जो मुस्लिम के फेवर में है, जिससे ना लगे कि भाई मैं हिंदुओं के फेवर में हूँ। और लास्ट रूलर जो इनका आता है तुगलक डायनेस्टी का, वो है नासरुद्दीन महमूद, 1398 टू 1414। ये लास्ट रूलर है तुगलक डायनेस्टी का। इसके समय कुछ इवेंट होते हैं, जैसे तैमूर का अटैक होता है 1398 में। जैसे ही ये गद्दी पे बैठता है उसी के बीच तैमूर अटैक करता है, और साथ में दिल्ली सल्तनत से कुछ जो किंगडम है वो अलग हो जाएंगी। जैसे जौनपुर एक किंगडम बनेगी, और जौनपुर को फाउंड करने वाले जो व्यक्ति होंगे उनका नाम होगा मलिक उस्सार। ये जौनपुर को बनाएंगे। जौनपुर एक शहर था जो यूपी में ही बसाया गया था। और आपको याद होगा जौन खां, फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जौनपुर बसाया था। और उसके बाद नसरुद्दीन महमूद के विवाह मलिक उस्सार इस जौनपुर को एक अलग किंगडम घोषित कर देता है। मतलब धीरे धीरे तुगलक डायनेस्टी के जो किंग हैं उनकी पावर डिक्रीज हुई, और अब इस किंग के पास इतना राइट नहीं है या इतनी पावर नहीं है कि ये छोटी छोटी किंगडम को अपने साथ रख सके। इस वजह से सारी किंगडम अपनी इंडिपेंडेंस एक तरीके से घोषित करती हैं और बोलती हैं कि हम लोग इंडिपेंडेंट हैं और किसी के भी शासन को नहीं मानने के लिए रेडी नहीं। उसके बाद गुजरात में जफर खां, ये भी अपनी एक अलग टेरिटरी बनाने की कोशिश करता है सौराष्ट्र वाले एरिया में, रन ऑफ कच्छ, कठियावाड़, इस वाले एरिया में ये भी अपनी एक घोषणा कर देता है। तो ऐसे धीरे धीरे तुगलक डायनेस्टी नीचे चली जाती है, और 1414 के बाद एक नई डायनेस्टी जो दिखती है, नया परिवार आता है, वो है सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी ज्यादा टाइम तक रूल नहीं करेगी, और साथ में इसने कुछ ऐसा नहीं किया जिसके बारे में ज्यादा पढ़ा जाए। तो इसके बारे में बस इतना ही पढ़ा जाता है कि भाई इसका टाइम पीरियड कितना है। कि मान लीजिए कल को आपसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए आ गया कि भाई दिल्ली सल्तनत में कौन कौन सी डायनेस्टी कैसे है, तो उसके लिए मैटर करता है। तो सैयद डायनेस्टी 1414 से लेकर 51 तक रहती है, और इसके जो फाउंडर हैं वो है खिज्र खां। खिज्र खां सैयद डायनेस्टी को बनाते हैं। सैयद डायनेस्टी ना कुछ नया करती है, जो चीजें हैं ज्यादा कोई बड़ी चीज सैयद डायनेस्टी में नहीं हुई। और सैयद डायनेस्टी के बस फाउंडर और साथ में इसका टाइम पीरियड ये हमें जानना होता है। लास्ट जो डायनेस्टी है वो है लोधी डायनेस्टी। ये काफी ज्यादा फेमस रही, और 1451 से 1526 इसके जो फाउंडर हैं वो हैं बहलोल लोधी। और एक और लोधी डायनेस्टी खास बात, ये अफगान की डायनेस्टी थी। मतलब अफगान के जो लोग थे उन्होंने पहली अपनी किंगडम दिल्ली सल्तनत के टाइम लोधी फैमिली के रूप में बनाई। और बहलोल लोधी जब राजा बना उसके बाद इसने अफगानी लोगों को इंडिया बुलाया, और इसने बोला आप लोग इंडिया आ जाओ, और अगर इंडिया आप लोग आओगे तो आपकी गरीबी दूर हो जाएगी और मुझे एक किंगडम मिल जाएगी। तो बोला जाता है जैसे ही बहलोल लोधी ने ऐसा कहा,
तो अफगानी लोग टिड्डों की तरह इंडिया में आ गए। और बहलोल लोधी की एक खास बात, इसने आपसी भाईचारे से, मतलब बड़े लिबरल तरीके से सबसे बातचीत की और बोला देखो भैया, मैं जब तक रूल करूंगा जब तक आप लोग चाहोगे, तो आप लोग मेरा साथ दो और मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो इसने आपसी भाईचारे से, फर्टिनिटी से अपनी जो किंगडम है उसको चलाया। तो बहुत सारे लोगों ने इसको सपोर्ट भी किया और काफी अच्छा वो भी चलाया। साथ में ये बोलता था कि देखो मैं भी ऐसी फैमिली से आया हूं जहाँ पर ट्राइबल रहते हैं एक तरीके से, और ट्राइबल में बहुत सारे कबीले होते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये सारे कबीले एक साथ आए और मैं, अगर आप लोग कहेंगे तो इस कबीले का सरदार बन सकता हूं। ये सारी बातें बहलोल लोधी कहेगा और बहलोल लोधी की किंगडम ठीक ठाक चलेगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसके बाद बहलोल लोधी के बाद उसका जो सक्सेसर नया रूलर बनता है वो कुछ नई चीजें करेगा। बहलोल लोधी ज्यादा कुछ नया चेंज करने की कोशिश नहीं करेगा, जैसा चल रहा था उसी के अकॉर्डिंग वो चलाएगा। लेकिन सिकंदर लोधी ये थोड़ा सा कुछ करेगा। अगला जो रूलर लोधी डायनेस्टी का बनता है वो है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी एक तरीके से नया रूलर बनता है और ये रूल करता है 1489 से लेकर 1517 तक। ये एक फेमस रूलर है लोधी डायनेस्टी का। और इसकी एक खास बात, इसने आगरा शहर को बनवाया। अगर आप आगरा, जिसमें ताजमहल आपने सुना होगा, मुमताज के लिए शाहजहां ने बनवाया, इस आगरा शहर का जो फाउंडर है वो है सिकंदर लोधी। 1504 में आगरा को इसने बसाया और फिर उसके बाद ये अपनी कैपिटल दिल्ली से आगरा लेके चला गया। इसने कैपिटल दिल्ली से आगरा नया शहर बनवाया और नए शहर में ही अपनी कैपिटल भी लेके चला गया। तो सिकंदर लोधी ने एक नया चेंज किया। साथ में लैंड रिवेन्यू के लिए लैंड का इसने मेजरमेंट करवाया, पूरा रिकॉर्ड रखा कि कैसे लैंड से हम लोग जो लैंड रेवेन्यू लेते हैं वो कैसे वसूला जाएगा, ये सारी चीजें इसने रखी। इस मामले में भी ये थोड़ा एक्सपर्ट था और इससे दिखता है कि ये किस तरह सिस्टमेटिक तरीके से करता था। साथ में ये एक दूसरे नाम से गुलरुखी के नाम से पोइट्री भी करता था। इसे पोइट्री करने का शौक था, लेकिन कोई ये कहेगा कि भाई राजा ये सब कर रहा है, इसलिए गुलरुखी इस नाम से अपनी पोइट्री की कविता जो है वो निकालता था। काफी ज्यादा फेमस है गुलरुखी की पोइट्री, कुछ शायरी के अंदाज में, कुछ प्रेम के अंदाज में, ये सारी पोइट्री ये करता था। और इसके टाइम कुछ टेक्स्ट भी लिखे गए जिनसे हमें पता चलता है कि भाई लोधी डायनेस्टी और दिल्ली सल्तनत में क्या क्या चीजें थी। जैसे इसका एक है लज्जत ए सिकंदरी। लज्जत ए सिकंदरी, ये जो बुक है ये म्यूजिक की बुक है। इसमें म्यूजिक की बहुत सारी चीजों को बताया गया है, डिफरेंट टाइप के म्यूजिक को बताया गया है, डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनके बारे में बताया गया है। ऐसे ही ये फिरंगे सिकंदरी, इसको भी इसके टाइम लिखा जाता है फिरंगे सिकंदरी। और ये बुक जो है ये है आयुर्वेद की। इंडिया का जो आयुर्वेद है उस आयुर्वेदा में कैसे
किसी को भी ठीक किया जाता है, मेडिसिन कैसे दी जाती है, उसके बारे में सारी चीजें बताता है। वैसे लोदी डायनेस्टी का लास्ट रूलर इब्राहिम लोदी, ये काफी ज्यादा फेमस है। इब्राहिम लोदी ये लास्ट रूलर है और ये 1520 1517 से लेकर 26 इस टाइम तक रूल करता है। इसकी खास बात, काफी ज्यादा पावर सेंट्रलाइज कर लेता है, पावर का डिवीजन नहीं करता, अपने पास सेंट्रलाइज कर लेता है। या आप कह सकते हो मोनोपोली रखता है एडमिनिस्ट्रेशन पे, सारे डिसीजन खुद लेता है। इसलिए कई बार बोला जाता है ये एक तरीके से निरंकुश शासक था, कि अपना ही अपना एक तरीके से चाहता था। इस बात से इसके जो भाई थे, साथ में और सारे लोग जो अलग अलग प्रोविंस में रूल करते थे, वो नाराज रहते कि ये हमें पावर नहीं देता। और ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ पंजाब का, इसके टाइम जो गवर्नर था, जो इसकी फैमिली से ही था, पंजाब का एक गवर्नर था, उस गवर्नर का नाम था दौलत खां लोधी। तो दौलत खां लोधी ये परेशान था इब्राहिम लोधी के शासन से। इसको पंजाब का सूबा दिया गया था, लेकिन इसे लग रहा था मैं और ज्यादा डिजर्व करता हूं। तो इस दौलत खां लोधी ने बाबर को इनविटेशन दिया, बाबर को बोला आप आ जाओ, मेरी हेल्प करो, मैं आपको बहुत सारा पैसा दूंगा। बाबर जो तैमूर डायनेस्टी का एक सक्सेसर था, बाबर की हालत काफी खराब थी, क्योंकि उसे जो किंगडम मिलनी चाहिए थी उसे किसी और ने छीन लिया। तो उसके बाद बाबर को लगा अगर मैं दौलत खां लोधी के कहने पर इंडिया चलता हूं तो मुझे वहां से रिसोर्स मिलेंगे, और रिसोर्स मिलेंगे तो मैं अच्छी सेना खड़ा कर पाऊंगा और फिर अपनी जो किंगडम है उसको दोबारा से ले पाऊंगा। तो बाबर इस मकसद से दौलत खां लोधी की बात मान के आता है। और फिर उसके बाद 1526 में एक युद्ध होता है, पानीपत फर्स्ट बैटल, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत एक प्लेस है जो आप लोगों ने सुना भी होगा, हरियाणा में। हरियाणा में पानीपत का प्लेन दिल्ली के पास में ही पड़ता है। यहां पर सबसे पहला फर्स्ट पानीपत हुआ 1526। एक तरफ इब्राहिम लोदी, दूसरी तरफ बाबर, दोनों की सेनाएं। इब्राहिम लोदी ठीक ठाक पावरफुल था, लेकिन बाबर लड़ने में थोड़ा सा एक्सपर्ट था। तो ये युद्ध हुआ और बाबर इसमें जीता और इब्राहिम लोदी की हार हुई। इसी के साथ दिल्ली सल्तनत का एंड और मुगल टाइम पीरियड की शुरुआत। क्योंकि बाबर वो पर्सन था जिसने फाउंडिंग स्टोन रखा मुगल एम्पायर का। और इस लड़ाई में बाबर की सेना जो थी काफी ज्यादा चालाकी से लड़ी। बाबर लड़ने में काफी ज्यादा वो था और इब्राहिम लोदी थोड़ा सा ऐसे हल्के मिलेगा। इब्राहिम लोदी के पास सेना ठीक ठाक थी, लेकिन बाबर की सेना को उसे लगा बड़ी जल्दी हरा दूंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और आगे चल के भी इस पानीपत में इंडिया में दो युद्ध और होते हैं। जब भी इंडिया में पानीपत में युद्ध हुए तब तब इंडिया में कुछ नया चेंज हुआ। अगला जो युद्ध है लगभग 30 साल बाद, 1556, जब हुमायूं की डेथ हो जाएगी, उसके बाद उसका बेटा अकबर गद्दी पर बैठने की कोशिश करेगा, लेकिन अकबर को चैलेंज करेगा हेमू। और इसलिए
अकबर को युद्ध लड़ना पड़ेगा हेमू से। अकबर अभी आगरा में है, दिल्ली पर कंट्रोल कर लेता है हेमू, तो अकबर हेमू से दिल्ली लेने के लिए सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ता है। तो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत ये होता है 1556, 1556 में। एक तरफ अकबर, दूसरी तरफ हेमू, और इसमें अकबर जीतता है और अकबर अपनी किंगडम का डेवलपमेंट करता है। आगे चलकर एक और युद्ध होता है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ये बैटल होता है 1761। इसमें एक तरफ मराठा सेना है, दूसरी तरफ अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, दूसरी तरफ मराठा। ये लोगों के बीच होता है और इसमें अहमद शाह अब्दाली जीतता है, मराठा हारते हैं। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, तो ये तीनों पानीपत के वार एक तरीके से इंडिया की हिस्ट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि जब जब बैटल ऑफ पानीपत हुआ, इंडिया की पॉलिटिक्स में या पावर में कुछ चेंज हुआ। अहमद शाह अब्दाली ने मराठा को हराया और जैसे ही मराठा हारते हैं, ब्रिटिश को मौका मिला कि मराठाओं से युद्ध लड़ा जाए। अहमद शाह अब्दाली अपना सामान लूट के चला जाता है, लेकिन मराठा काफी वीक हो जाते हैं, वरना मराठे इंडिया की एक बड़ी पावर के रूप में उभर रहे थे उस टाइम, और अंग्रेजों को अगर कोई चैलेंज दे सकता था तो वो थे मराठे। लेकिन मराठा को काफी वीक कर दिया अहमद शाह अब्दाली ने, और इसी वजह से पानीपत के बारे में कई बार मेंस में और प्री में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई बैटल हैपन इन पानीपत प्लेन, पानीपत वाले एरिया में ही बैटल क्यों हुए। और उसका एक रीजन था, जो पानीपत वाला एरिया था वो दिल्ली के पास पड़ता था। दिल्ली हमारी राजधानी और हरियाणा के एक क्षेत्र में, इसके चारों तरफ दिल्ली के हरियाणा है, वहां पर पड़ता था पानीपत। तो पानीपत एक प्लेन एरिया था, तो एक तो फायदा ये होता था कि सोल्जरों को आमने सामने होने का मौका मिलता था, मतलब एक बड़ा प्लेन, आसानी से वॉर हो सकता है। दूसरा, दिल्ली का राजा कभी नहीं चाहता था कि दिल्ली में अटैक हो, क्योंकि वो उसकी कैपिटल, वो चाहता था थोड़ा सा दूर हो। ऐसे ही जो बाहर से आता था उसको भी एक रेस्ट प्लेस मिल जाता था, आराम से खाना पीना खाते थे और यहीं पे बैठते थे, क्योंकि उन्हें पता है डायरेक्ट किसी की कैपिटल पे अटैक करोगे तो तुम्हें नुकसान होगा। तो कहीं ना कहीं पानीपत का प्लेन, या आप कह सकते हो उसकी ज्योग्राफी, और साथ में पॉलिटिकली उसका दिल्ली के आसपास होना, इसलिए इंडिया में पानीपत में ही बैटल। और उसके बाद बाबर ने एक नई किंगडम की पोजीशन ली, और उसके बाद हम देखेंगे 1526 से बाबर, फिर उसके बाद उसका बेटा हुमायूं, और हुमायूं को हराएगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी बीच में आएगा, और उसके बाद आएगा अकबर। दोबारा से हुमायूं बैठेगा जब शेरशाह सूरी की डेथ हो जाएगी, और उसके बाद अकबर।
तो ये हमने दिल्ली सल्तनत के किंगडम डाली। अब हम इनका थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे लोग काम करते थे, क्या क्या सिस्टम था, कैसे दिल्ली सल्तनत चलती थी, उसके बारे में बस थोड़ा सा जान लें। और अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बात की जाए तो सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी, उसके बाद खिलजी डायनेस्टी, उसके बाद तुगलक, फोर्थ नंबर पे सैयद, और सबसे लास्ट में लोदी। और लोदी यो में इब्राहिम लोदी को हरा के बाबर मुगल एम्पायर का डेवलपमेंट करता है। दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन और साथ में उनका सिस्टम, कैसे वो रूल करते थे, वो हम जाने। दिल्ली सल्तनत, कुछ चीजें इनकी ऐसी हैं जो सब जगह कॉमन थी। एडमिनिस्ट्रेशन, एक सिस्टम जो इनके यहाँ फेमस था, जिसके बारे में थोड़ा बहुत जिक्र हम कर चुके हैं, जैसे इक्ता सिस्टम। इनके यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट था इक्ता सिस्टम। इक्ता मतलब होता है लैंड का टुकड़ा। तो इनके यहाँ क्या होता था, जो सैलरी मिलती थी किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को, कुछ सैलरी कैश में, कुछ सैलरी लैंड के रूप में। और साथ में जो ऑफिसर होता था बड़ा, उसे खर्च भी निकालना होता था। सेना का खर्च है, साथ में खाने पीने का खर्च है, वो सब भी निकालना होता था। तो इसलिए राजा कुछ चीजें दे देता था। तो राजा बोलता था, देखो मैंने इक्ता तुम्हें दे दिया, लैंड का एक टुकड़ा दे दिया है, अब तुम्हें क्या करना है, इस लैंड के टुकड़े से इनकम जनरेट करनी है, मतलब लैंड रेवेन्यू। जो लैंड रेवेन्यू तुम्हें आएगा, उसमें से अपना सैलरी निकालना, प्लस कुछ एडमिनिस्ट्रेशन का जो खर्चा है वो निकालना, और उसके बाद जो बचे उसे किंग को वापस कर देना, जिसे ये कहते थे फवाजिल। मान लीजिए लैंड रेवेन्यू उसको जो जनरेट हुआ वो 100 रुपीज हुआ, और 70 रुपए उसका खर्च हो गया सैलरी में, एडमिनिस्ट्रेशन में। तो वो किंग को कितना देगा, 30। इतने रुपए किंग के पास पहुंच जाएंगे। तो ऐसे इनका एकता सिस्टम काम करता था। और जो बचा हुआ पैसा है, उसके लिए एक टर्म यूज होती थी, फवाजिल। फवाजिल जो था, जो पैसे 30 रुपए बचे, वो फवाजिल के रूप में किंग के पास पहुंचते थे। और इस एकता सिस्टम ने ही दिल्ली सल्तनत को चलाया। और बात करें कि भाई इसको स्टार्ट किसने किया, तो स्टार्ट जो था वो दिल्ली सल्तनत को स्टार्ट करने वाले जो व्यक्ति थे, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी जो अपने स्लेव को इस डायनेस्टी को संभालने के लिए देके चले गए थे। तो मोहम्मद गौरी ने इसे स्टार्ट किया। लेकिन इसको अगर ऑर्गेनाइज करने की बात करें, एक सिस्टमैटिक वे में ऑर्गेनाइज किसने किया, तो वो थे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने इसे ऑर्गेनाइज किया। अब अगली बात आती है, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ा दिल्ली सल्तनत पे। कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा होगा, कुछ नेगेटिव पड़ा होगा इक्ता सिस्टम का। और इक्ता सिस्टम से क्या इनको कुछ बेनिफिट जो हुआ, उससे लोगों को क्या फायदा हुआ या क्या नुकसान हुआ। अगर हम नॉर्मल सी बात करें तो एक अच्छी चीज ये थी कि ये सरप्लस रेवेन्यू को एक चैन के थ्रू किंग के पास पहुंचा देता था।
जैसे अभी हमारी सरकार टैक्स लेती है, तो एक चेन डेवलप है कि भाई टैक्स का जो पैसा है धीरे 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 ऊपर जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुंचेगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास पहुंचेगा। ऐसे ही इन लोगों ने भी आसानी से अपनी इकोनॉमी को चैनलाइज करने के लिए ये पैसा ऊपर की तरफ पहुंचा दिया। साथ में ये जेनेटिक नहीं था, मतलब ऐसा नहीं है कि आप हमेशा लैंड को रखोगे, नहीं, जब तक आप ऑफिशियल पोस्ट पे हो तब तक आप रखो। जैसे अगर कोई आईएएस ऑफिसर बना, किसी जिले का ऑफिसर है, तो उस जिले में उसको एक बंगला मिलेगा, लेकिन वो बंगला उसका तब तक है जब तक वो इस जिले में पोस्टिंग है। उसकी रिटायरमेंट के बाद या दूसरे जिले में पोस्टिंग के बाद उससे वो बंगला खाली करवा दे। ऐसे ही इक्ता सिस्टम में था, हमेशा के लिए नहीं दिया जाता था। और अगली बात, फवाजिल जो था इसने भी एक अच्छा काम किया कि भाई राजा को बैठे बैठे आराम से फवाजिल मिल जाता था। तो राजा की इनकम को लेकर मन में कोई परेशानी नहीं, एक तरफ एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, दूसरी तरफ राजा को इनकम मिल रही है। और अलग अलग रूलर ने अलग अलग तरीके से इस इक्ता सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश की, मतलब उन्होंने रिफॉर्म लाए। सबको अपने हिसाब से लगा कि इसमें ये कमियां हैं। जैसे बलबन, जो स्लेव डायनेस्टी का एक फेमस रूलर है, बलबन, ये क्या करेगा, इक्तादार, मतलब जिनको इक्ता मिलता था, तो हो सकता है ना इक्तादार झूठ बोल दे। जैसे मान लीजिए लैंड रेवेन्यू लिया 100 और ये बोले खर्च हुआ जी 90 और यहाँ भेजे बस 10 रुपए, ऐसा चोरी कर सकता है? भरोसा थोड़ी ना है। जैसे अभी एडमिनिस्ट्रेशन या सिविल सर्विस में करप्शन होता है, ऐसे यहाँ पे भी तो हो सकता है। इसलिए बलबन ने इक्तादार के ऊपर एक व्यक्ति को बैठाया, एक ऑफिसर को, जिसका नाम था ख्वाजा। तो ख्वाजा का काम था ये देखना कि कोई भी इक्तादार अपने एक्सपेंडिचर और इनकम दोनों को छिपा तो नहीं रहा है। तो बलबन ने इक्तादार पर थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए बोला कि भैया तुम एक रिकॉर्ड मेंटेन करो, कितनी इनकम हुई, कितना एक्सपेंडिचर हुआ, और उसके बाद हमें बताओ कितना फवाजिल हमें मिलना चाहिए था। ये सारे काम बलबन ने की। आगे अलाउद्दीन खिलजी ने भी इसमें रिफॉर्म लिए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, जैसे अभी होता है ट्रांसफर, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किसी को भी एक जगह नहीं रहने दिया और ट्रांसफर पर फोकस किया कि भैया इक्ता जो लेगा या इक्तादार है वो इतने साल से ज्यादा इस वाले डिस्ट्रिक्ट में नहीं रह सकता। मुझे ट्रांसफर पे आज भी क्यों ध्यान दिया था, क्योंकि हो सकता है उस जगह उनकी जान पहचान हो जाए, वहां के लोगों के साथ कुछ एग्रीमेंट किया जाए, तो ऐसे में करप्शन होने का डर काफी ज्यादा होता है। इसलिए ट्रांसफर पर फोकस किया अलाउद्दीन खिलजी ने। वहीं गयासुद्दीन तुगलक जो था, तुगलक डायनेस्टी का गयासुद्दीन तुगलक जो फाउंडर भी है, इसने क्या किया, डिवाइड कर दिया। बोला इक्तादार को सैलरी अलग मिलेगा और एक्सपेंडिचर का अलग, दोनों को मिक्स करके नहीं। तो कई बार आप लोग गोलमोल कर जाते हैं, सैलरी जितना है वो तो मैं देता ही हूं, लेकिन कई बार आप क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर को जो सेना का होता है उसको ज्यादा दिखा देते हैं।
से बहुत सारे लोगों को अगर अपनी कंपनी से कन्वीनियंस मिलता है कि भैया जो भी खर्च होगा वो हमसे ले लेना, कि आपने इस बार समोसे के पैसे इतने दिए, इन हो सकता है ना कि वो एम्प्लॉय थोड़ा सा खर्च को ज्यादा दिखा दे। इसलिए गयासुद्दीन तुगलक ने अपने माइंड में दिमाग लगाया और इन चीजों को डिवाइड कर दिया। बोले सैलरी अलग ले जाना, खर्चा अलग ले जाओ, मुझे पूरा रिकॉर्ड बना के दो कैसे ये सारी चीजें होंगी। और वहीं मोहम्मद बिन तुगलक वो थोड़ा सा और आगे निकला। मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा कि भैया आपको इक्ता लेने की जरूरत ही नहीं है, जो भी इक्ता का पैसा आता है फवाजिल नहीं, मुझे सारा लौटा दो, और जब वो पैसा मेरे पास आ जाएगा उसके बाद मैं आपको एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा जो सेना में हुआ वो दे दूंगा, और साथ में आपकी जो सैलरी होती है वो भी दे दूंगा। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सारे इक्ता की जो इनकम थी उसको सेंटर में बुला लिया और बोला मैं तुम्हें अपने खजाने से, जो खजाना है उसमें से तुम्हारी सैलरी दूंगा और साथ में एडमिनिस्ट्रेशन खर्च, क्योंकि आप हो सकता है बीच में कुछ घपलेबाजी कर जाओ। जैसे अभी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे ही करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी ऑफिसर को ये नहीं बोलती कि जितना टैक्स आए उसमें से अपनी सैलरी काट लो, अपने खर्च काट लो, उसके बाद जो बचे हमें दे दो। नहीं, बोलती है भैया सारा पैसा पहले हमें दो, फिर उसके बाद आप अपना खर्च बताओ, और उसके बाद हम तुम्हें बताएंगे कि कितना तुम्हें मिलेगा। बजट जो है वो इसी चीज का प्रोविजन है। बजट में फिक्स होता है किस चीज के लिए कितना। ऐसा ही मोहम्मद बिन तुगलक ने किया, और मोहम्मद बिन तुगलक की इस बात से थोड़ा इक्ता वाले नाराज हुए, और नाराज होना तो लाजमी भी था। क्यों? क्योंकि पहले उनके पास छूट होती थी, थोड़ा सा नीचे से पैसा लेना हो या एक्सपेंडिचर बढ़ाना हो, अब वो छूट मिलना बंद हो गई। वहीं फिरोज शाह तुगलक ने ये जो इक्ता था या जिसको भी दिया जाता था वो जेनेटिक नहीं था, लेकिन इसने जेनेटिक बना दिया, और इस जेनेटिक बनाने की वजह से ही दिल्ली सल्तनत का पतन भी हुआ, डिक्लाइन। जब पीढ़ी दर पीढ़ी कोई प्रॉपर्टी किसी को मिलती जाएगी तो हो सकता है ना कि एक टाइम ऐसा आए कि वो उस प्रॉपर्टी पे कंट्रोल ही कर ले, और हुआ भी ऐसा ही। फिरोज शाह तुगलक ने जेनेटिक बनाया, पहले फादर के पास वो प्रॉपर्टी थी, फिर उसके बाद बेटे के पास चली गई, फिर उसके बेटे के पास चली गई, धीरे धीरे ऐसा हुआ कि वो प्रॉपर्टी उसी ने कब्जा कर ली, और इसी वजह से बहुत सारी किंगडम भी डेवलप हुई। तो ये इनके इक्ता सिस्टम के बारे में था, और इनका एडमिनिस्ट्रेशन इक्ता से ही चलता। तो इक्ता काफी इंपॉर्टेंट है, और इक्ता का मतलब लैंड का टुकड़ा। लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था, उसमें सैलरी और एडमिनिस्ट्रेशन का खर्च निकाल के जो बचता था फवाजिल वो किंग को दे दिया जाता था। अलग अलग रूलर ने अलग अलग चीजें की। बलबन ने इक्ताओं पर कंट्रोल के लिए ख्वाजा ऑफिसर को अपॉइंट किया। खिलजी ने बोला कि जो भी तुम्हें चाहिए उसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करके मुझे दो, और साथ में ट्रांसफर पेपर दिए। गयासुद्दीन तुगलक ने दोनों चीजों को डिवाइड कर दिया, सैलरी अलग, एडमिनिस्ट्रेशन खर्च अलग। मोहम्मद बिन तुगलक ने सारा पैसा सेंट्रलाइज करवा लिया, बोले पहले सेंटर को दो, उसके बाद सैलरी ले जाना। फिरोज शाह तुगलक ने इसको जेनेटिक कर दिया। तो ये हमने दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जाना। अब इस टाइम कुछ नई टेक्निक इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई, नई एक कल्चर आया है तो कुछ नई टेक्निक भी आएंगी। तो इंडिया में कुछ नई टेक्निक का इंट्रोडक्शन हुआ, या आप कह सकते हो दिल्ली सल्तनत टेक्नोलॉजी।
इस टाइम कुछ टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो। जैसे आपने सुना होगा गुम्बद या जिसे टॉम कहते हैं। दिल्ली सल्तनत मुस्लिम रूलर थे और मुस्लिम धर्म में टॉम या गुम्बद का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ऐसे आपने देखा होगा मस्जिद के ऊपर। ये टॉम का इंट्रोडक्शन इंडिया में इस टाइम हुआ, या जिसे गुम्बद भी कहते हैं। आप देखेंगे ताजमहल पे भी गुम्बद है, हुमायूं के मकबरा उसमें भी गुम्बद है। ये सारी चीजें आपको दिखेंगी। साथ में गुम्बद के साथ कुछ छतरी टाइप का बनना भी स्टार्ट हुआ, ऐसे छज्जे टाइप के। ये भी आप देखेंगे पहले जो हवेलियां थी वो ऐसे ही बनती थी। इसका भी इंट्रोडक्शन हुआ जिसे हम कहते थे मेहराब। मेहराब, ये मेहराब दो तरीके से इंपॉर्टेंट थे। एक तो ये बेस को मजबूत करते थे और दूसरा एक डिजाइन बन जाती। अभी भी बहुत सारे लोग अपने घर के बाहर ऐसी डिजाइन बनवाते हैं, नीचे की तरफ वो डिजाइन से निकलती। इसका भी इंट्रोडक्शन इसमें हुआ। साथ में एग्रीकल्चर के मामले में एक नई टेक्नोलॉजी आई जिसका नाम था साकिया या रहर। साकिया या रहर, ये सिस्टम आया और ये एक तरीके से इरिगेशन का था। जैसे अभी हम ट्यूबवेल यूज करते हैं, सेम ऐसा ही एक छोटा सा कैनाल, छोटा सा पॉन्ड, वहां पे पानी स्टोर किया, तो जब भी जरूरत हुई वहां से पानी फ्लो कर दिया। ये इरिगेशन के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। साथ में इस टाइम में इंडिया में पेपर का इंट्रोडक्शन हुआ और साथ में इसकी टेक्निक भी हमें समझ आई, कैसे पेपर बनता है। ये भी इंडिया में स्टार्ट हुआ। क्लॉथ के फील्ड में या टेक्सटाइल इंडस्ट्री के फील्ड में एक नई चीज आई जिसे कहते हैं धुनिया। मतलब जो कॉटन होता है उसको धुनते हैं, मतलब पीटते हैं, और उसके पीटने के बाद वो मुलायम हो जाता है, सॉफ्ट। उसके बाद उससे कुछ नई चीजें बनाते हैं, जिसे कई बार नद्दाक भी कहा जाता था। तो आपको बस ये वर्ड पता होना चाहिए कि भाई इसका मतलब क्या था। कॉटन से रिलेटेड था, क्लॉथ से रिलेटेड था, या इरिगेशन से रिलेटेड था। और सेना आर्मी के फील्ड में भी कुछ चीजें हुई। जैसे ये लोग हॉर्स यूज करते थे, घोड़े। इससे पहले इंडिया में हॉर्स यूज तो होते थे लेकिन इतने ज्यादा नहीं, इनके टाइम काफी ज्यादा। और इसलिए घोड़े के लिए कुछ चीजें जरूरत थी, जैसे नाल घोड़े के लिए जो होती है। साथ में आपको पैर भी फंसाना है उसमें, जीन और रकाब। ये सारी चीजें घोड़े पर बैठने के लिए जरूरी थी कि कैसे आप उसको चलाओगे। और इन सब से क्या हुआ, घोड़े की जो सेना थी उसकी स्पीड बढ़ने लगी। क्योंकि अगर आप घोड़े पर सवारी करोगे और आपके पास ना कुछ पकड़ने के लिए नाल है, ना जीन है, ना पैर फंसाने के लिए कुछ है, तो आपको दिक्कत होगी। ये सब हुआ तो कहीं ना कहीं इनके घोड़े तेजी से दौड़ने लगे। साथ में जो पोट होते थे, मतलब बर्तन जो भी ये यूज करते थे, उन पर पॉलिश होने लगी। और पॉलिश होने से अब वो बर्तन ज्यादा टाइम तक चलने लगा। पहले आग में तो जलाते थे, इन पॉलिश होने से एक तो उस पर शाइनिंग आती है,
और साइनिंग के साथ साथ वो देखने में अच्छा लगता है, उस पर डिजाइनिंग की जा सकती है, और साथ में उसका जो टाइम पीरियड है वो भी ज्यादा टाइम तक बढ़ेगा। साथ में इस टाइम एक गेम जिसका नाम है पोलो, घोड़े पर बैठ के बॉल को मारना, और इस पोलो खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हुई। इस गेम का इंट्रोडक्शन भी इंडिया में। तो दिल्ली सल्तनत ने कुछ टेक्नोलॉजी हमें दी। हाउस के फील्ड में टॉम या गुंबद और दूसरा मेहराब, इरिगेशन में साकिया या राहत सिस्टम, पेपर का इंट्रोडक्शन, उसकी टेक्निक, क्लॉथ के मामले में दुनिया या नद्दाग, हॉर्स में नाल, जीन, रकाब, बर्तन के लेवल पर पॉलिश करना, साइनिंग, और गेम में पोलो, घोड़े पर बैठ के बॉल को मारना। कुतुबुद्दीन ऐबक, इसी को खेलते समय उसकी डेथ हो। तो ये दिल्ली सल्तनत के बारे में था। दिल्ली सल्तनत के टाइम ही हमने एक पढ़ा था 1336 में एक किंगडम जो साउथ इंडिया में डेवलप हुई, जिसका नाम था विजयनगर एम्पायर। एक तरफ नॉर्थ इंडिया में दिल्ली सल्तनत, दूसरा विजयनगर एम्पायर साउथ इंडिया में, जिसे दो भाई हरिहर और बुक्का ने बनाया। और ये कब बना? 1336, मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, कैसे विजयनगर एम्पायर, और काफी ज्यादा फेमस है विजयनगर एम्पायर, जिसके एक रूलर कृष्णदेव राय। बाबर के टाइम हमें जिक्र मिलता है, और बाबर अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में कृष्णदेव राय का जिक्र करता है और बताता है विजयनगर एम्पायर काफी स्ट्रॉन्ग था, और विजयनगर एम्पायर को इंडिया का इजराइल कहा जाता है। सिक्योरिटी के मामले में ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए इसे इंडिया का इजराइल कहते हैं। तो ये आज की क्लास थी। अगर कोई डाउट